हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका पवन सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पवन सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 44 पे हम लोग पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दोस्तों, पर्यावरण के कारकों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया। इसमें देखिए भौतिक कारक होते हैं और अभौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक में मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा और तापक्रम आता है और अभौतिक में आता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, स्थलाकृति आदि। तो आप ये याद रखिएगा कि दो तरह के कारक है यहाँ पे, भौतिक और अभौतिक। भौतिक में मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, तापक्रम और अभौतिक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, स्थलाकृति, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझाइए। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं नोट्स में भी और साथ ही राजन सीरीज में भी, फिर भी एक बार यहाँ देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है। तो दोस्तों, वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसके स्रोत हैं आंधी, तूफान, प्राकृतिक स्रोत तथा मानवीय स्रोत। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि आजकल वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो मोटर वाहन चल रहा है ये भी होता है, साथ ही साथ जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है ये भी बहुत ज़्यादा वायु को दूषित कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि आपका राजन सीरीज के जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको वो सारे डाउट वाले क्वेश्चन क्लियर कर दूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों का, बहुत सारे हमारे डीएलएड प्रशिक्षु भाई बहनों का कमेंट है कि मैम इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी अभी तक वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय राजन के हम लोग पढ़े हैं उन सब के आंसर क्लियर कर दिए जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आंसर क्लियर नहीं रहेंगे तो वही आंसर आप, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो गलती आपसे हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने अति लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखे जिसमें जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आपको अगर वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए मुझे उन सब के डाउट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। दोस्तों, अवांछित अवशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जल प्रदूषण की वजह से जो जलीय जीव जंतु होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, मैंने आपको जब जल प्रदूषण पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था नोट्स में कि दोस्तों जल प्रदूषण जो कल कारखाने उनसे निकलने वाला, जो कहीं ना कहीं उनसे जो निकलने वाला गंदा पानी है वो नदियों में डाल दिया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, नदियों का जल दूषित हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ जो हम जहाँ पे पढ़ते थे, मेरा बचपन जहाँ पे बीता है, तो वहाँ पे चीनी मिल हुआ करती थी जो अभी फिर से हो गई है नई, पहले कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गई थी। तो दोस्तों, वहाँ पे जो चीनी मिल का जो पानी निकलता था वो नदियों में डाल दिया जाता था और नदी का पानी इतना काला हो जाता था कि उसके आसपास से गुजरने पे नाक बंद करके जाना पड़ता। दोस्तों, आप एक बार यही सोचिए कि अगर उस रास्ते से जाने पे नदी का जो पानी है इतना दूषित है कि वो बदबू कर रहा है, तो क्या उसमें कोई जलीय जीव जंतु जीवित होंगे? कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पे जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो भी, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जल प्रदूषण जो कारखाने इनकी वजह से हो रहा, और साथ ही साथ जो मवेशी हैं जो स्नान करते हैं, अगर वहाँ पे वो मल त्याग कर रहे हैं या फिर
यहाँ पे हम कह सकते हैं मलमूत्र की वजह से, या फिर हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा नाले का पानी है या उसमें जा रहा, नदी में मिल रहा, तो उससे भी, तो एक तरह से यहाँ पे अनेक कारणों की वजह से जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आप लोग का कहना है कि मैम सीरीज पढ़ाइए, तो मैं सीरीज पढ़ा रही हूँ। और इसी बहाना आपका चाहे नोट्स से आप रिवीजन करिए या फिर आप सीरीज से रिवीजन करिए, आपको अपना जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, वो समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग, धंधे एवं मशीनें, और परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। तो दोस्तों आपको पता है इससे जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे वो उद्योग धंधे हो या बड़ी बड़ी मशीनें हो या जो भी परिवहन है यानी कि मोटर वाहन, उनसे जो भी आवाज होती है उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसीलिए दोस्तों आपने एक क्वेश्चन और आता है आपके टेट, सुपर टेट में अक्सर पूछता है कि ग्रीन मफलर, जो आपके सड़कों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन्हें ग्रीन मफलर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये ध्वनि को सोखने का कार्य करते हैं, यानी कि ध्वनि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वायु प्रदूषण भी कम होगा अगर पेड़ पौधे सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएं जहाँ से मोटर वाहन गुजर रहे हैं। तो ये सारे उपाय होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको केवल कारण ही नहीं बता रही हूँ बल्कि उसका उपाय भी बता रही हूँ, जिससे कि अगर आपसे कभी भी कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। आपको इसके पहले भी हम लोग राजन सीरीज में भी पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है दोस्तों। उद्देश्य भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, चाहे वो राजन सीरीज हो या आपका नोट्स हो। तो दोस्तों जो भी प्रशिक्षु भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं, जिनको ये नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी विषय और सामाजिक अध्ययन विषय और शांति शिक्षा एवं सतत विकास का नोट्स बना के पढ़ाया गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी अपनी स्टडी करिए, बस आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। मेरी बस इतनी ही इच्छा है दोस्तों कि आप अपने अच्छे से अच्छे नंबर गेन करिए। आपको कभी भी ये मलाल ना हो कि मेरी कॉलेज की क्लास नहीं चली जिसकी वजह से मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर मैंने रेगुलर वीडियो बनाई है आपके लिए, और हर 3 सब्जेक्ट जो भी मैंने पढ़ाया है उसका हर एक टॉपिक मैंने टच किया। हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लेके आपको पढ़ाया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने वो टॉपिक देखा और उसमें ये भी देखा मैंने कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपका नोट्स से तैयार करवाया। तो दोस्तों आपके लिए ये नोट्स बहुत ही बेहतर है, आप उससे स्टडी जरूर करिए। और साथ ही अगर आपको सीरीज और राजन सीरीज या पवन सीरीज जो भी आपको पढ़ना, आप इससे पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें यही रहता है कि आपको जो पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पुराने सालों में, यानी पहले के सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको उसका पैटर्न पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी राष्ट्र देश हैं वो एक दूसरे से किस तरह से मित्रवत व्यवहार रखें। और यहाँ पे देखिए नंबर 3, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। और नंबर 4 है राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन भी करना। तो अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है यहाँ पे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप पढ़िए, जो भी लर्न करिए, वो इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि मुझे टेट, सुपर टेट में भी ये काम आएंगे। तो इन्हें मुझे याद रखना है, ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम तक याद रखना है। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, मानवाधिकार दिवस पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसमें देखिए चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन अस्थायी सदस्य हैं, और इसके अलावा शेष 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अस्थायी सदस्य हैं 5 हैं, और जो अस्थायी सदस्य हैं वो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। किससे? महासभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 राष्ट्र हैं टोटल, और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की? दोस्तों यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता की है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 के बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है। इसमें देखिए पहला है आपसी मतभेद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। जो भी राष्ट्रों के बीच मतभेद हो रहे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्वतंत्रता कायम रखना। और तीसरा है यहाँ पे प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार देना। और नंबर 4 है यहाँ पे समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना। और यहाँ पे देखिए नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। इसमें देखेंगे पहला है किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना। और तीसरा पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना। और नंबर 4 है यहाँ पे किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करना। तो ये दोस्तों प्रमुख सिद्धांत हैं अनुच्छेद 2 के। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको इसके पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं आपके डिटेल स्टडी में भी और साथ ही राजन सीरीज में भी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय हेग नीदरलैंड में है, जो पहले हालैंड के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना और 1872 से अब तक की कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों 1872 से अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर 74.04% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो सारी अनुकूल दशाएं उपलब्ध है जो मानव जीवन के लिए होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको पानी की सुविधा है, साथ ही आपको भोजन भी मिल रहा है। चूंकि यहाँ पे खाद्यान्न अधिक उत्पादन हो रहा है, आसानी से भोजन मिल जाता है। और यहाँ पे उद्योग धंधों की वजह से आपको वस्त्र या किसी भी चीज़ की कोई उतनी परेशानी नहीं होती जितनी अन्य क्षेत्रों में होती है। तो यही कारण है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। आगे चलिए हम लोग देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। और दोस्तों नेक्स्ट है भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में चीन आक्रमण के पश्चात 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की और इस संगठन में देश के नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो नागरिक सुरक्षा का जो मूल रूप है वो नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा ही होती है, और जो भी नागरिक हैं देश के वे स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं। और दोस्तों सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य और सेवाएं इन नागरिकों के द्वारा प्रदान की जाती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसी एक अग्निशामक यंत्र का परिचय दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र, इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज, बही खाता, क्रैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। तो आगे हम देखें यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हरा रंग किस बात का सूचक होता है। तो दोस्तों हरा रंग प्रशासन तथा आम नागरिक के लिए हमला या असुरक्षा समाप्त होने का सूचक होता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2014 को इस प्रोग्राम को शुरू किया था, यानी कि इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की योजना का क्या उद्देश्य है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। यानी कि दोस्तों डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास अपनी खुद की ताकत हो, हमारे देश हमारे राष्ट्र के पास, और साथ ही साथ सूचना और अर्थव्यवस्था के मामले में भी वो सुदृढ़ हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए प्रति वर्ष जमा करने वाले बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में 2 लाख की धनराशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सीमांत गांधी कौन थे, इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दोस्तों सीमांत गांधी पेशावर के नेता थे, इनका मूल नाम अब्दुल गफ्फार खां था। तो दोस्तों अक्सर ये पूछता है कि सीमांत गांधी उपनाम किसका है, या अब्दुल गफ्फार खां को किस उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा सीमांत गांधी। ये पेशावर के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष से संघर्षरत थे और उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे नीचे दी गई तालिका में सही जोड़े बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग तरह के जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, यहाँ पे रॉलेट एक्ट, गदर पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन का भारत में आगमन, भगत सिंह का शहीद होना, ये सब आपको यहाँ पे तालिका में मिलान करना है। तो देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919, और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और यहाँ पे देखिए ये रॉलेट एक्ट का ही, यहाँ पे रॉलेट एक्ट की वजह से ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1913 में हुई थी। चौरी चौरा कांड ये 1922 में हुआ था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जला दिया जाता है। और इसमें देखिए नंबर 4 है साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता 1928 में, और इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भगत सिंह का शहीद होना 1931। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए दोस्तों। ऐसा संगठन जो बिना लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित हो। तो ये गैर सरकारी संगठन का अर्थ होता है, मतलब ऐसा संगठन जो कि लाभ प्राप्ति के लिए नहीं, धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से ये गठित होता है। यहाँ पे बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिना किसी लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोक उपकारी और साथ ही तकनीकी और आर्थिक उद्देश्यों से
गठित होता है गैर सरकारी संगठन। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई। दोस्तों गैर सरकारी संगठनों की समिति का गठन 21 जून 1946 को किया गया। यहाँ पे देखिए विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। दोस्तों गैर सरकारी संगठन यूनेस्को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों विविधता से आशय अलग अलग खान पान से है, जो भाषा, धर्म, जात या लिंग के आधार पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की विविधताएं पाई जाती है, चाहे वो वेशभूषा के आधार पर हो, चाहे वो खान पान के आधार पर हो, या रहन सहन के आधार पर हो, या भाषा, जाति, संस्कृति, लिंग, किसी के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट है, एकता का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों एकता का आशय एकजुटता से होता है, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना होता है। तो दोस्तों आपको पता है एकता में किसी भी जाति, धर्म, समुदाय इससे नहीं मतलब होता, बल्कि वहां पर लोगों का एकजुट होना आवश्यक होता है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक एकता से क्या आशय। दोस्तों भारत सदा से ही सर्व धर्म समभाव का समर्थक रहा है। भारत में अनेक धर्मों, हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि के अनुयायी रहे हैं, परंतु सभी धर्मों में आंतरिक समन्वय की भावना पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ना हमारे यहाँ अनेकता में एकता कहें या फिर हम कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता, जहाँ पे हमारे यहाँ किसी एक धर्म को नहीं बल्कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को ना मान करके सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। आपने देखा अपने विद्यालय में ही, हम जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक धर्म से संबंधित त्योहारों पे छुट्टियाँ होती हैं और कुछ त्यौहार हमारे विद्यालय में मनाए भी जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन या दिवाली की रंगोली प्रतियोगिता। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जहाँ पर हम अपने विद्यालय में भी एक साथ मनाते हैं, साथ ही उसके हॉलीडेज होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ना धार्मिक एकता हमारे देश में किसी भी पर्टिकुलर एक जाति धर्म को नहीं बल्कि सारे धर्मों को लेकर के एक साथ चलने की भावना है धार्मिक एकता। यहाँ पर देखिए राजनीतिक एकता से आप क्या तात्पर्य है। दोस्तों राजनीतिक एकता का अर्थ सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एक मत एवं एकजुट करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में निम्नलिखित को रखा गया। देखिए राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय सेना है, राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय पंछी है, मुहर एवं स्टाम्प आदि, ये सब राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आतंकवाद के कोई दो उद्देश्य बताइए। दोस्तों आतंकवाद के निम्न दो उद्देश्य हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे जो भी भाई बहन डिटेल स्टडी नहीं किए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल स्टडी जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपने हमेशा ये कहा कि मैम थोड़ा लिखाइए, लेकिन मैंने कभी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि जब चीज़ें आप डिटेल से पढ़े रहते हो तो वहाँ पे चीज़ों को समझना आसान होता। आप किसी भी तरह से आप वहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें लिखाने जरूरी समझा हर टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए आतंकवाद के विषय में है। तो दोस्तों आतंकवाद के दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला क्या होता है कि अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना, ये आतंकवाद का उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे अपने संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना, ये भी आतंकवाद है। और यहाँ देखिए सांप्रदायिकता क्या है। दोस्तों सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना व उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर अपने संप्रदाय का कल्याण ही सांप्रदायिकता है। दोस्तों इसको भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। जैसा कि आपको पता है सांप्रदायिकता में क्या होता है कि लोग अपने ही जाति या अपने ही धर्म या फिर संस्कृति का एक समूह लेकर के चलते हैं, जिसमें वो केवल अपने ही लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने ही लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाती है सांप्रदायिकता। अक्सर आपने देखा जो राजनीतिज्ञ होते हैं
वो कहीं ना कहीं अपने ही समुदाय या अपने ही लोगों का भला चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह से सांप्रदायिकता हो जाती है, सांप्रदायिकता जहाँ पे लोग अपने ही संप्रदाय के लोगों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और दूसरे संप्रदाय यानी दूसरे समुदाय या फिर संस्कृत से जो भी लोग जुड़े हैं उनसे वो घृणा करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर सांप्रदायिकता के बीज बोए। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग जाति धर्म समुदाय के नाम पर अंग्रेज लोगों को बांटने का कार्य कर रहे थे और इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई और इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक भावना को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक भावना को दूर करने के तरीके, पहला है शिक्षा के व्यापक प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर सांप्रदायिकता की भावना को दूर किया जा सकता है और सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास से भी राष्ट्रीय पर्वों को आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे समाज में ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए जो किसी भी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना दे रहे हो और जिससे कि दोस्तों यहाँ पर जब ऐसे लोग आएंगे समाज में तो कहीं ना कहीं लोगों में एकजुटता आएगी और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों में विविधता में एकता देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जातिवाद क्या है। दोस्तों, जातिवाद एक ही जाति के लोगों में पाई जाने वाली वह भावना जिसमें लोग अपनी ही जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं, ये होता है जातिवाद। जहाँ पर लोग अपने ही जाति का केवल भला चाहते हैं, जहाँ पर लोग अपनी ही जाति के हितों का ध्यान रखते हैं, दूसरी ही जाति के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखते बल्कि उन्हें हानि पहुंचाते, तो ये होता है जातिवाद। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा आज की जो राजनीति है इसमें आपको जातिवाद देखने को मिलता है। जाति के नाम पर वोट बैंक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाति है ना ये बहुत ही ज्यादा लोगों को तोड़ने का कार्य करती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए जातिवाद की कोई दो हानियां बताई। दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे होते हैं जाति की वजह से, जातिवाद की वजह से, और औद्योगिक कुशलता में भी कमी आती है जातिवाद की वजह से। तो दोस्तों, आज का सेशन बस मैं यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बोलने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में, क्योंकि दोस्तों पता है कि तबीयत थोड़ी डाउन है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए मैं डाउट वाले क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।